जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं शाहिद मित्तला साहब इस्लामाबाद से मुझे जॉइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, कॉलम लिखते हैं और इनकी अक्सर ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान का जो नेशनल एक मंज़रनामा है पॉलिटिक्स का उस पर ख़ासी जो है वो हलचल मचाती हैं। तो मैंने सोचा आज हम इनसे बात करें और इनसे पूछें कि आजकल जो हमें तलातुम नज़र आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, ये कहाँ जाकर थमेगा? तो शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। Thank you so very much, Vaisbhai, for having me. I'm like really honored. तो आई विल जंप स्ट्रेट इनटू इट। देखें ना, बड़े इंतज़ार थे कि जी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी। आपको लगता है कि कहीं कोई स्टेबिलिटी का इम्कान है, कोई आसार नज़र आने शुरू हुए हैं? इससे पहले कि मैं स्पेसिफिक्स में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक ओवरऑल एक स्नैपशॉट हमें दें कि इलेक्शन की बाद की सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए अवैस भाई, मैं उन लोगों में शुमार होता हूँ जो इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे, एक तरह से लॉबिंग कर रहे थे, माइंड मेकिंग कर रहे थे, ओपिनियन मेकिंग कर रहे थे। चूँकि एज़ डेमोक्रेट मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस ही सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स का हल होता है और किसी भी मुल्क में अगर चीज़ें अनसर्टेन हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, किसी भी हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज़्म के हवाले से, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चीज़ें अच्छी नहीं है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों का हल जो होता है, वो फ्रेश मैंडेट होता है। लेकिन जो 8 फरवरी का मैंडेट था, वो एक तरह से इस तरह से ब्लॉटेड हो गया कि उसमें हमने देखा कि 8 फरवरी से ज़्यादा 9 फरवरी को इलेक्शन शुरू हुआ या 8 फरवरी के बाद एक इलेक्शन शुरू होता है और फिर जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें मैनेज हुई, बेशक उस पे किसी भी तरह के दावे अभी तो सामने आ रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, लेकिन डेफ़िनेटली जो भी हुआ और जिस तरह से भी चीज़ें हुई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें की हैं, उससे बहरहाल डाउट्स तो पैदा हुए हैं। हुँ, वो उतना एफ़िशिएंटली चीज़ों को कंडक्ट नहीं कर सका है। बिल्कुल हमारे यहाँ इरेगुलैरिटीज़ होती हैं, हमेशा से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रही हैं, बट इस दफ़ा जो इरेगुलैरिटीज़ की इंटेंसिटी थी, लेवल थी, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज था। एग्रीवेटेड था। ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट पार्ट हुआ है इलेक्शन के एंड पे। तो यही वजह है कि तमाम जमातें बड़ा वेहेमेंटली ये कह रही हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं, इलेक्शंस साफ-शफ़ाफ नहीं हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हम समझते हैं कि पौने 2 करोड़ के करीब वोट पीटीआई ने लिए हैं। अब जो अपोज़िशन में बैठी है उनकी 93 सीट्स थी। 2 उनके एमएनएस जो हैं वो चले गए, डिफलेक्ट होके चले गए, तो 91 सीट्स अभी भी सिंपल मेजॉरिटी के एतबार से वो सबसे बड़ी जमात बनती है और फिर बाद में जो चीज़ें हुई, जैसे उनको रिज़र्व सीट्स पे उनको नशिस्तें भी नहीं मिल सकी, जो कि लॉ के मुताबिक तो जस्टिफाइड है, लेकिन आम आदमी की नज़र में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मीडिया में भी उसके हवाले से भी आवाज़ें थी, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ साथ ही इकट्ठे हो गए और फिर हमने देखा कि जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस होता रहा इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पीटीआई के रहनुमाओं को, पीटीआई की लीडरशिप को, तो उसने भी ओवरऑल प्रोसेस को टेंटेड किया है, ओवरऑल प्रोसेस को खराब किया, स्पॉइल किया है। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती थी, सर्टेनिटी की तरफ जा सकती थी। अच्छा, चीज़ें अभी भी बेहतर हो सकती हैं हुँ। कि अभी भी हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर उनको समझ आ जाए कि अभी भी इसमें सिस्टम ने ये ये डेफ़िनेटली इस हिस्से पे मैं ज़रा थोड़ा आगे जाके आना चाहता हूँ, लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया कि सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं, इस प्रोसेस के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो ऐसे लगता है कि नाराज़ हैं। हमेशा ऐसे होता था कि चलें कुछ ना कुछ फिडलिंग होती है हमारे इंतखाबी प्रोसेस में, लेकिन जो जीत जाता है कम से कम वो खुश होता है। इस दफ़ा बज़ाहिर नून लीग की हुकूमत बन गई है, लेकिन वो भी नाराज़ हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, वो बड़े मियाँ साहब ज़रा रूठे-रूठे फिर रहे हैं। तो फिर इस तरह ये काम आगे कैसे चलेगा? नून लीग के हवाले से मैं बड़ी अहम, बड़ी एक्सक्लूसिव, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, नून लीग बिल्कुल भी वफ़ाकी हुकूमत नहीं लेना चाहती थी और अभी इस वक़्त भी उनके जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं, उसमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुँ, और ये जो आपको अदरवाइज़ तासुर नज़र आ रहा है कि शायद चीज़ें बड़ी सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा खराबी है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीएमएलएन के रैंक्स एंड फाइल्स में, और ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। ये बजट आप दे लेने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे तो ये भी लग रहा है, आप इस क्लिप को सेव करके रख लीजिए, इस खबर के साथ ही, कि नून लीग बिल्कुल हुकूमत नहीं लेना चाहती थी, वो एक तरह से मजबूर हो गई हुकूमत लेने पर, उनको मजबूर किया गया, या अदरवाइज़ चूँकि उन्होंने पंजाब लेना था इसलिए वो मजबूर हो गए, चूँकि उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को सीएम पंजाब बनाना था, तो इसी मजबूरी में उनको वफ़ाकी हुकूमत लेनी पड़ गई। जो भी सर्कमस्टांसेस थे, बहरहाल जो भी वहाँ रायविंड में मीटिंग्स होती रही हैं, मैं प्रीवी हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की यही राय थी, और सीनियर लीडरशिप की यही राय थी कि हमें वफ़ाकी हुकूमत किसी भी तौर पर लेनी नहीं चाहिए। हुँ, तो उस हुकूमत को लेकर बहुत शदीद तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अभी भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ें हैं, जैसे शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के हवाले से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, हुँ, ये भी 2000% बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है खबरें। और 1 डेढ़ महीने से मैं भी 1-2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। कमिंग डेज़ में शायद वो चीज़ें भी सामने आएँ जो बता देंगी कि शायद ये हुकूमत 1 साल भी ना चल सके, 1 साल से पहले इनका कोई ना कोई और सिलसिला बन जाए। और मैं ये जो बात करते-करते रह गया, कि इस खबर के साथ आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि शायद पीएमएलएन के ज़हन में कहीं पर ये बात है कि अगले 6 महीने से 1 साल में चीज़ें हमारी फ़ेवर में नहीं रहेंगी। हुँ। यही वजह है कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत एफ़िशिएंटली चीज़ों को कर रही हैं, इनिशिएटिव्स को कंडक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो शी इज़ ऑन टोज़, और वो मुसलसल आप देखें कि शायद वो तो रातों की नींद भी नहीं पूरी कर रही हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी इनिशिएटिव उनके सामने आता है, कोई भी हुँ। ब्रीफिंग आती है, तो फौरन उस पे इम्प्लीमेंट के लिए ऑर्डर्स इश्यू कर देती हैं। तो कहीं न कहीं ये पीएमएलएन के ज़हन में मुझे ये फ़ील हो रहा है, डेफ़िनिटली ये खबर की सूरत में कमिंग डेज़ में भी सामने आ सकता है कि शायद नून लीग ऐसी चीज़ों पे काम कर रही है, और उनके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड है कि शायद डाउन द लाइन 6 महीने, साल के बाद हमारे हुकूमत हमारे पास नहीं रहेगी, हुँ। या हम वफ़ाकी हुकूमत से निकल जाएँगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ये ही तो है आपने कि चीज़ें वाक़ई उतनी स्मूथ नहीं है, बेहतर नहीं है। वाक़ई ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दे दी है। तो जब आप ये कहते हैं कि नून लीग हुकूमत नहीं बनाना चाहती थी, तो नून लीग के एक इंटरनल डायनामिक्स भी तो है ना? क्या नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, या शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है, जो इस वक़्त अब हुकूमत कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते थे? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप था वो हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। नवाज़ शरीफ साहब खुद भी चाहते थे कि हुकूमत ना बनाई जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई मजबूरी हो गई, कोई ना कोई सिलसिला हो गया। शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट थी कहीं पर कि हुँ, जी हम वफ़ाकी हुकूमत लेंगे, और फिर मुक़तदरा के साथ मुक़तदरा ने भी कहीं न कहीं कमिटमेंट दी हुई थी कि हुकूमत नून लीग की होगी, चूँकि उनको मुआशी जो चैलेंजेज़ है, उसका भी सद्देबाब करना है, और मुआशी चैलेंजेज़ के लिए ज़रूरी था कि पीएमएलएन का जो सिलसिला है हुकूमत का, वो आगे बढ़ता। मैंने 25 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने सारा सिनेरियो स्केच आउट कर दिया था वैसा, जिसमें मैंने लिखा मैंने था कि देखा वो नवाज़ शरीफ आर्टिकल साहब बिल्कुल। मुझे मुझे जीतते नज़र नहीं आ रहे, और उनके साथ वही वाला सिलसिला होगा जो मियाँ अज़हर के साथ हुआ था। वो बिल्कुल 100% वैसा ही हुआ है। मैंने लिखा था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, वही हुआ है। हुँ, मैंने लिखा था कि शहबाज शरीफ को 2 बड़े मकासद के लिए लेके आया जा रहा है, 2 बड़े चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तानी रियासत को, एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, एक डिप्लोमैटिक फ्रंट पे है। इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं, तो मोदी वुड बी कंफर्टेबल व्हाइल वर्किंग विद शहबाज शरीफ। वो चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। आज इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट लंदन में बैठ के दे दी है कि हमारे ताजर चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। दूसरा, मैंने ये कहा था कि हमारे जो मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स हैं, वो भी वैसा भी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हुँ, और ये बात सही भी है, हमें बिल्कुल अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी लिखी थी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं, मैंडेट किसी का भी हो, मैंडेट पीटीआई का अगर मैंडेट हो, तो उसको शायद हमारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, वो भी कबूल नहीं करेंगे। तो हुँ। पीएमएलएन शहबाज शरीफ की सूरत में आती है, नवाज़ शरीफ नहीं भी आते,
तो फिर भी हमें मिडल ईस्टर्न पार्टनर से कोई ना कोई माली इमदाद मिल जाएगी, और वो कमिंग डेज में आप देखेंगे थोड़ा बहुत ये सिलसिला चलेगा। आज जो 23 मार्च की जो परेड है, उसमें भी जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, वो तशरीफ लाए हुए थे, वो भी जो कि एक थे बहुत और बड़ा चाइनीज कदम दस्ता मील है। भी था, तो उससे तो ये लगता है कि हमारे जो ये क्लोज एलाइज हैं उन्होंने एंडोर्समेंट दे दी है इस हुकूमत को। जी, डेफ़िनेटली ये मैं 25 दिसंबर को भी लिख चुका हूँ कि अगर शहबाज़ शरीफ साहब होंगे और पीएमएल लेड गवर्नमेंट होगी, जो कि मैंने लिखा था कि होगी, कोalition गवर्नमेंट होगी और इस तरह से मामला चलेंगे, तो वो वैसे ही हुआ है। हम्म, और ये भी लिखा था कि बिल्कुल इनको बाकी जगहों से भी एंडोर्समेंट मिलेगी। मैंने तो ये भी लिखा कि शहबाज़ शरीफ की क़यादत में शहबाज़ शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो कि मैंने लिखा था कि होंगे, तो हम्म, फिर इंडिया से भी एंडोर्समेंट मिल जाएगी। मोदी भी इनके साथ कंफर्टेबल रहेगा कोई भी बात करने के लिए, और इसी तरह से मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स भी कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन उनकी जो पार्टी के अंदर जो फिशर्स हैं, वो बड़े सीवियर हैं, वो हम्म, बड़े डीप हैं, और कमिंग डेज़ में और भी डीप होने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होते, तो बिल्कुल। मामला शायद अभी तक खराब हो गए होते। आप इसको छोटी-मोटी स्टेटमेंट नहीं समझ सकते, हम्म, या इसको कोई आम सी स्टेटमेंट नहीं समझा जा सकता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, व्हिच इंडिकेट्स के अगले 3 से 6 महीने में और बिफोर दैट भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उससे पहले भी मामलात खराब हो सकते हैं। मेरी बहुत सारे जो नून लिखे लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। मैं जैसे मैंने बताया भी है कि एक बड़ी स्टोरी पे भी मेरा काम हो रहा है। तो वो बहुत मल्टी फैसेटेड स्टोरी है, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें उसी सिलसिले में साइड नोट पे ये भी चीज़ें एक्सचेंज होती हम्म, रहीं, ये भी थोड़ी बहुत, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा खराबी है। दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है, हम्म, आप देखें कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स का आप एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए भी दोष नहीं दे सकते। आप दे दें, आप ड्राइंग रूम्स में तो उनको दोष दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी तंज़ीमी हालत देखिए, आप अपने अरेंजमेंट्स देखिए, आप अपनी सिंक्रोनाइज़ेशन देखिए पार्टी के लिए, आप अपनी अदरवाइज़ आप अपना इन्फ्लुएंस वे वगैरह देखिए सोशल मीडिया पे, आप अपना इंटरैक्शन और ताल्लुकात अपने सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब या मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े-बड़े एंकर्स के साथ देखिए, तो वो ज़ीरो है। आपका अपना जो होमवर्क है वो ज़ीरो है। नून फॉर लीग की बात एग्ज़ाम्पल कर रहे 21 हैं आप? अक्टूबर, जी, नून लीग की बात कर रहा हूँ। आप वो मुक़तदरा को मोटे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अपने ड्राइंग रूम्स में कि इन्होंने हमारे साथ कोई ना कोई ज़्यादती की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भई आपकी तो परफ़ॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी डिलीवरी तो ज़ीरो है। अब 3 खानदान हैं जो आप यू वोंट बिलीव, और इट इज़ इंसल्ट टू पब्लिक इंटेलेक्ट एंड टू द मैसेज एज़ वेल, कि 2 या 3 लोग हैं जो पंजाब की और वफाक की हुकूमत चला रहे हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ नहीं है, कीप इन माइंड। हम्म, शॉकिंग इज़ दैट कि वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ नहीं है। 2-3 लोग हैं, जूनियर लेवल के लोग हैं, और तंज़ीमी हालत का ये मयार है, तंज़ीमी स्ट्रक्चर का ये हाल हो गया है इनका वैसा, कि बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हैं, वो उनको पहले पिछले महीने उनको एमपीए बनाया गया, फिर कोई 2 हफ्ते पहले उनको रिज़र्व सीट्स ज़्यादा हो गई, तो 9 जो एमएनएज़ बनाई पीएमएलएन ने, उनको एमएनए के लिए नामज़द कर दिया गया, और फिर अब उनको सेनेटर के लिए नामज़द कर दिया गया है, हम्म, और उनको टिकट अवार्ड कर दी गई है। आप देखें कि उनको कोई कोई और खातून नहीं नज़र आ रही। आप देखें कि सिर्फ़ 2-3 खानदान हैं, जो पूरे सिनेरियो में नवाज़े गए हैं। एक मरियम औरंगज़ेब का खानदान है, दूसरा वो ख्वाजा फैमिली का ख्वाजा हम्म, खानदान है, और रमदे खानदान है। ये हम्म। 3 खानदान हैं, ये शरीफ फैमिली से भी ज़्यादा नवाज़े गए हैं। यू लेकिन वुड कभी कभी बिलीव। कभी कभी अपने घर के बंदे जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते ना कि उनके अंदर सारे ओहदे बांटे जा सके, लेकिन जैसे आप आपने कहा। देखिए कि ख्वाजा आसिफ का देखिए, आप जब ये बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जब ये कंपैरिज़न करते हैं इमरान खान के साथ, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं बहुत सारे लोगों से ये बात भी करता हूँ, वैसे सलीम साहब, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
मैं भी, आप भी, हम जो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट है। मैं वेहेमेंटली अगेंस्ट हूँ उसके। मैं उसको डंके की चोट पे उसको अपोज़ करता हूँ। लेकिन इमरान खान के बहुत सारे प्लस हैं। नए फेसेस लेके आया, हुँ। उसमें उस तरह से नेपोटिज़्म का लेवल बड़ा कम है, वो अकरबा परवरी कम है, रिश्तेदारी कम है, इस तरह के मसाइल बड़े कम हैं। सियासत में नए यहाँ रुझानात तो उन्होंने यकीनन मुतारिफ कराए हैं, तो बहुत ख्वाजा आसिफ ज़्यादा का नए आपने अभी रुझानात। आप नाम वो लिया मशताक है। यूसुफ़ज़ई बेचारी आम-सी हुँ, लड़की है, खातून है, वो मिनिस्टर बन गई है। हुँ। 10,000 फ़र्रुख हबीब जैसा बंदा मिनिस्टर था, वो ये जो ज़रताज गुल है मिनिस्टर है, 10 मैं दसियों ऐसी और मिसालें दे अज़हर मशवानी जैसा कोई एक भी मुझे बताएँ पीएमएलएन ने नॉमिनेट किया आज तक, पिछले हुँ। 30 40 साल की उनकी सियासत है। पीपल्स पार्टी का कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का सिलसिला हो जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा बिलियनेयर्स को टिकट्स देती है। शायद तो यही जब वजह है आप कि भाई जो यूथ है वो मतवज्जो भी हो रही है इमरान खान साहब की तरफ। लेकिन आपने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया तो मैं पूछे बगैर रह नहीं सकता। ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी धमकियाँ-शमकियाँ मिल रही हैं आजकल, वो तो बड़े मज़लूम बने हुए हैं, तो फिर धमकियों के साथ हुकूमत चल जाएगी? देखिए, ये बहुत संगीन बात है। ये सारे एक्युमुलेटिव फैक्टर्स हैं, जिसकी बिना पे मैंने आपको ये बात कही है कि चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे एंकर्स उस तरह से बात ही नहीं कर रहे, या अगर वो बात इसलिए भी नहीं कर रहे कि उनकी इन्फॉर्मेशन का लेवल वो नहीं है। और इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरफ कोई डिबेट, ज़ीरो डिबेट है अवैध सलीम साहब। हुँ, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी सेम पेज पे नहीं है, ये 2 पेजेज़ पे भी नहीं है, ये 2 पेजेज़ से ज़्यादा पेजेज़ पर है। हुँ। तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी देख लीजिए कि आपस में किस तरह का टर्फ है कि वज़ीर दिफ़ा को भी थ्रेट्स मिल रहे हैं और एक रिटायर्ड जनरल की तरफ से मिल रहे हैं, दैट्स वेरी सीवियर थिंग। तो उसमें आप देखिए ना, अंदाज़ा ये कीजिए। तो फिर उस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स अपनी सीट जीतने के लिए करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जी, जी, बिल्कुल करना चाहिए था। और इन्होंने 2018 में, मैं आपको बताऊँ, ख्वाजा आसिफ कभी भी इलेक्शन नहीं जीते हैं। 2013 का तो नहीं मुझे पता, 2008 का मैं बता देता हूँ कि उनको असलम घुम्मन साहब, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, उन दिनों सेक्टर कमांडर थे वहाँ पंजाब के, उन्होंने जितवाया था, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। फिर 2018 का इलेक्शन भी इनको, ये हार गए थे, वो भी जितवाया गया। और अव्वल अभी इलेक्शन उनको जितवाया गया, और वो अब वाला बबांग तो दोहर वाक़ई कहते ऐसे ही फिर रहे हैं। लगता है। और बबांग दोहल कहते हैं कि भाई मुझसे ना बात करें, जिन लोगों ने मुझे जतवाया, आप उनसे बात कीजिए। तो दूसरी तरफ, लेकिन ये बात किसी भी तरह से काबिले सताइश नहीं है अवैध सलीम साहब, और काबिले हज़्म भी नहीं है, बल्कि काबिले मज़म्मत है। अगर कोई भी रिटायर्ड अफ़सर, सरकारी मुलाज़िम किसी वज़ीर दिफ़ा को हुँ, और किसी जमहूरी सियासतदान को अगर वो थ्रेट करता है, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। इस तरह की बात, देखिए हमारे मुल्क में कुछ लोग अनटचेबल हैं, उनका एहतसाब नहीं हो सकता। तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो खामोश हो जाएँ, ताकि सिस्टम में जो खराबियाँ हैं वो वाज़ेह ना हो, जो फिशेज़ हैं वो वाज़ेह ना हो। कोई क्यूरोसिटी रहनी चाहिए। खलील जिब्रान जैसे कहते थे, शख्सियात की, निज़ाम की क्यूरोसिटी रहे तो इसमें भरम है, उसमें इज़्ज़त है। तो हुँ, वो सिस्टम में जो भरम है, अदालतों का भरम है, सिस्टम का भरम है, वो रहने देना चाहिए। इन रिटायर्ड अफ़सरान को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल एलीट है, उसको इस तरह से एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आप की बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप इस तरह की फ़ेवर्स लेते हैं, तो उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तीसरा एक और भी एस्पेक्ट है। वो ये है कि चीज़ों की सेवेरिटी देख लीजिए। चौथा एस्पेक्ट ये है कि ख्वाजा आसिफ कोई भी, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऑफ द कफ ये बात की है, हुँ, और वो बगैर किसी वजह के ये बात कर सकते हैं, और उनको कोई टेसिट अप्रूवल वगैरह नहीं थी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ज़रूर उनको अप्रूवल थी, कोई तुनका-शुनका लगाना था, या हुँ, उनको थोड़ा-सा खींचना था जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ को। हुँ, मेरी ये ऐसी मुमकिन है। फीलिंग्स है। इससे ज़्यादा होगा कुछ नहीं उनके साथ, हुँ, कुछ भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने माज़रत भी कर ली है, ब बहुत इंटरेस्टिंगली। ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने
शाहज़ेब के प्रोग्राम में जाके ये कहा है कि भई मैंने तो बात ही की थी और अगर मैंने बात कर दी है, तो आप इसको जाने दीजिए और मैंने कोई बहुत कोई थ्रेट नहीं किया, मैंने कोई सीवियर बात नहीं की हुँ। है। तो उन्होंने एक तरह से विथड्रू हिज़ स्टेटमेंट एज़ वेल। तो अच्छा कहने का तो मकसद ये है कि एक बात मैं ज़रूर कहना हुँ, चाहूँगा कि पार्टीज़ को रिफ़ॉर्म्स लानी चाहिए, इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि थोड़ा-सा कम से कम फॉर लाइक नेक्स्ट 10-15 इयर्स ही आप नेपोटिज़्म से बाहर निकलें, रिश्तेदारियों से एक ही घर के 10-10 लोग नवाज़ने से बाज़ आइए। आप क्या नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैंने इसका ना बहुत डीप एनालिसिस किया है 8 फरवरी के इलेक्शंस का। देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इश्यूज़ हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया कराया अपना जो उन्होंने समेटा वो तो समेटा ही 8 फरवरी को। लेकिन उसके साथ-साथ आप देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ से नफ़रत का भी सिलसिला था दुरुस्त। कि देखें 30-40 साल से नौजवान नस्ल देख रही है कि नेपोटिज़्म है, रिश्तेदारियाँ हैं। एक ही घर में ख्वाजा आसिफ है मिसाल के तौर पर। हुँ, 4 एमएनएज़ हैं, 3 एमएनएज़ उनकी भांजी एमएनए हैं, उनकी वाइफ एमएनए है, खुद वो एमएनए है हुँ, और उनकी भांजी मिनिस्टर है, खुद भी मिनिस्टर है। ऐसा कौन-सी जमहूरियत में होता है? हुँ, ऐसा कौन-सी 25 करोड़ की आबादी है हुँ। भाई, आपके पास कोई ब ब 130-35 एमएनएज़ हैं। आप जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए, नौशीन ये तो इफ्तिखार है, इस वो तीसरे हुकूमत का दूसरी बड़ा दफ़ा जीत के आई हैंडीकैप है हैं। वैसे। चलें, ये तो फिर सियासी क्या ख़ानदान है, हैंडीकैप है? लेकिन इनको तो दूसरे हाँ। वज़ीर जहेज़ में मिल रहे हैं, केयरटेकर हुकूमत से किसी को कहीं खपा रहे हैं, किसी को कहीं खपा रहे हैं। सबसे जो बड़ी 2 वज़ारतें होती हैं, वज़ारत-ए-ख़ज़ाना और वज़ारत-ए-दाख़िला, एक मोहसिन नकवी साहब ले गए हैं, दूसरे वो एक इम्पोर्टेड बैंकर साहब ले गए हैं। देखिए, इसमें तो अवैस भाई आपकी तो ये बड़ी डिसाइसिव कॉल होती है। आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किसी के जमहूरी हक को तस्लीम करना है या नहीं करना, किसी के मैंडेट को तस्लीम करना है या नहीं करना। और देखिए, जो अभी भी उन्होंने जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ है, जो हुकूमती अरेंजमेंट हुआ है, ये बिल्कुल 100% ये डेमोक्रेटिक है। मैं आई एंडोर्स क्रेडेंशियल ऑफ दिस करंट सिस्टम कि भई वो डेमोक्रेटिक है, कोलिशन गवर्नमेंट की गुंजाइश होती है हर तरह के सिस्टम में। पीटीआई को ऑफर किया गया, वो नहीं आए। ऑफर ना भी करते तो ये इनका राइट था। ये बिल्कुल इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में बनती है और ये जायज़ तरीका है। लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री आप ये कर सकते थे, आप ये जेस्चर दे सकते थे। आप फेडरल गवर्नमेंट से विथड्रॉ कर जाते, आप 6 महीने, 3 महीने उनको देते, जो कि मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं था, कभी भी आपको ये डिसीजन ना लेने दिया जाता। लेकिन आप कम से कम अपनी विलिंगनेस तो शो करते कि भई हमने कोई महीना लगाते, कोई 2 महीने लगाते, कोई बार्गेन करते। और देखें, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूँ कि ये पीएम जो वफ़ाकी हुकूमत पीएमएलएन को देना, ये पीएमएलएन से ज़्यादा ये किसी और की ज़रूरत थी। ये हुँ, ज़हन में रखिए आप। जैसे मैंने पहले कहा है कि भई हमारे मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स भी पीएमएलएन के साथ डील करना चाह रहे हैं। इंडिया के साथ अगर मामलात को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि पीएमएलएन ही हो। और बाकी यूरोप के साथ भी अगर मामलात को आपने बेहतर करना है, तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप ज़रूरी है, जो कि पीएमएलएन की सूरत में आपके पास अवेलेबल है सिर्फ़। और वो उस तरह से पीपल्स पार्टी अदरवाइज़ भी उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो कंप्रोमाइज़्ड हुए ही हैं। अदरवाइज़ भी उसके गवर्नेंस के भी क्रेडेंशियल्स कंप्रोमाइज़ है। तो हुँ, उस सूरत में पीपल्स पार्टी भी किसी भी सूरत ऑप्शन नहीं थी। ये पीएमएलएन मजबूरी थी। लेकिन आपने उस पे कोई बार्गेन नहीं किया और जब आप बार्गेन नहीं करते और आप एक कमज़ोर पोज़ीशन ऑफ वीकनेस पे आप बार्गेन करते हैं और पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप लूज़ कर लेते हैं, तो उस सूरत में फिर अगला जो पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाला फ्रीक होता है, वो सारी बातें अपनी मनवाता है। आपको बिल्कुल। क्या ज़रूरत थी कि आप फॉर्म 47 के नोटिफ़िकेशंस लें? आपको नहीं ज़रूरत थी, लेकिन हुँ, आपने कबूल किया। आपको चूँकि हुकूमत चाहिए थी, आपने कहा कि हमने ये करना है, तो आप उसका बिल्कुल, नतीजा यही तो देखें, फिर बुनियादी आपके पास बात है ना। वज़ारत-ए-दाख़िला भी नहीं होगी हुँ, और फिर वज़ारत-ए-ख़ज़ाना भी नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन आपको 100 प्याज़ भी खाने पड़ेंगे, 100 जूते भी खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बड़ी स्लिपरी स्लोप होता है। हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ
कि अगर आपको ये लग रहा है कि यह हुकूमत साल 6 महीने से आगे नहीं चलेगी, तो क्या आप हुकूमत तब्दील होते हुए देख रहे हैं या आपको लगता है कि पूरी असेंबली ही लपेटी जाएगी? क्योंकि पिछले 2 अदवार में हमने असेंबली के अंदर से तब्दीली होते हुए देखी है और क्या ऐसी किसी तब्दीली की सूरत में क्या पीटीआई के लिए कोई इम्कान पैदा हो सकता है? अच्छा, मैं थोड़ा-सा ये बताऊँ कि मैंने ये बात नहीं की, करेक्शन है कि 6 महीने, साल में ये हुकूमत चली जाएगी। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत सीवियर हैं और इसका इम्कान मौजूद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हों कि पीएमएलएन खुद कह दे। और मुझे ऐसा फ़ील भी हो रहा है, जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं या अदरवाइज़ उनके रैंक्स एंड फाइल्स में काफ़ी सारे डिवीज़न मौजूद है, काफ़ी सारे इख्तलाफात, रिज़र्वेशंस मौजूद हैं। शहबाज़ कैंप में तो उस तरह से नहीं है, लेकिन नवाज़ कैंप में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको नवाज़ शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे बड़े स्टॉलवर्ट्स सियासतदान हैं उनके पीएमएलएन के। तो वो तो उनकी तो बड़ी सीवियर किस्म के कंसर्न्स, रिज़र्वेशंस है। दूसरी तरफ ये है कि चीज़ें अगर इसी तरह से पीएमएलएन से भी मनवाई जाती रहीं, जैसे मोहसिन नकवी हैं, ही इज़ ऑल इन ऑल, ही सीम्स मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से अगर इस तरह से भी तासुर दिया गया, तो ये तो अच्छा, पब्लिक इंटेलेक्ट की तो इंसल्ट है ही है, चलें उसकी तो कोई परवाह नहीं करता, ना सिर्फ जमातें करती हैं, ना मुक़्तदरा करता है। लेकिन आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट होता है, मीडिया पर भी इम्पैक्ट होता है, लोगों पर भी इम्पैक्ट होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि भई फिर उससे जो ताल्लुकात होता है, जो एतमाद का एक रिश्ता होता है, वो फ्रैक्चर होता है। जब वो रैप्चर होता है, तो उसका फिर नुकसान होता है, डेफ़िनिटली वर्किंग रिलेशनशिप को नाराज़ होता है, नुकसान होता है। तो जिस तरह से मोहसिन नकवी अपने मसल फ्लैक्स कर रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा, पूरे सिस्टम को नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता, पीएमएलएन कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ पोज़ीशन पे है, हुँ। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ कहीं न कहीं एंड हो सकता है। डेफ़िनेटली लोग अपनी इज़्ज़त पे उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी बर्न हो चुका हुआ है, वो फारग हो जाएगा। दो जो अदरवाइज़ जो एक नई बात आई है मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात के हवाले से, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि ये ख़त्म नहीं होगा, इनके दरमियान ये रिफ्ट रहेगी। आप देखें कि एक जंगल में 2 शेर हों तो मामलात ख़राब रहते हैं, एक रूम में 2 हाथी आ जाएँ तो मामला ख़राब रहते हैं। तो जो एलिफेंट इन द रूम एक हो तो ठीक है मामला, फिर भी कहीं न कहीं गुज़ारा हो जाता है। 2 आ जाएँ तो गुज़ारा नहीं होता। दूसरा ये है कि मुक़तदरा की ज़रूरत है कि सेटअप ज़रूर चले, आगे चले और 5 साल पूरे करे। बाय एनी मीन वो ट्राई करेंगे कि इसको चलाया जाए। तो उसके लिए फिर वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, वो बिल्कुल आज़माए जाएँगे। क्या डाउन उन द लाइन ऑप्शंस आप में पीटीआई शामिल है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो लोग ये बात करते हैं ना कि मुक़तदरा के साथ पीटीआई के मामला तय नहीं हो सकते, चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ मुक़तदरा अपने ऑप्शंस में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन सियासतदानों से, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है बाज़ औक़ात। तो वो चूँकि वो उन्होंने सिस्टम को चलाना होता है, वो कहीं न कहीं मुआशी हालत को देख के कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या अदरवाइज़ सियासी सूरत-ए-हाल से मजबूर होके वो कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इन द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। तो वो फिर कहीं न कहीं बिठा देंगे, बैठ जाएँगे, जैसे पिछले एतवार में भी होता रहा है। ये तो सियासी जो एलीट है, उसको भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम कम से कम जो रिलायंस है वो मुक़तदरा पे हो। ये बात मैं बार-बार एक बात कहता जाऊँ, बार-बार कहता रहा हूँ इलेक्शन से पहले कि देखिए, मुक़तदरा का कसूर नहीं है जो पीएमएलएन के साथ 8 फरवरी को हुआ है। आपका रिलायंस मुक़तदरा ये पे उनका बहुत अपना ज़्यादा था। कसूर है, मैं एग्री करता बहुत हूँ। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलायंस था, आप समझ रहे थे हम जीते होंगे। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि अभी जो पीएमएलएन है, वो सिर्फ़ एक वजह से हारी है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार किसी को ठहराने के लिए तैयार नहीं है, वो है ज़ीरो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, यानी एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। हुँ, एंड हू इज़ रिस्पांसिबल? डिड यू फिक्स एनीबॉडी? नो, यू डिडन्ट डू दैट। तो हुँ, फिर आप कैसे एस्टेब्लिशमेंट को कह सकते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ
हाथ कर दिया है या एस्टेब्लिशमेंट ने आपको चीट कर दिया है, तो आपको तो आप नहीं कह सकते ना। भाई आपने फिक्स करना था, आप मरियम औरंगजेब को उठा के अगले 25-30 साल के लिए घर बैठा देते, हुँ। ठीक है? लेकिन आपने नहीं किया, आपने उनको सीनियर मिनिस्टर बना दिया वहां पंजाब ले जाके। वो भाई फिक्स तो करें ना, उनकी जिम्मेदारी थी। वो तो मीडिया को, वो शाहजेब खानजादा को अवेलेबल नहीं है, आपको पता है? शाहजेब खानजादा बंदे को अवेलेबल नहीं है, और सबसे मोस्ट पॉपुलर शो के लिए मीडिया मोस्ट के अक्सर पॉपुलर टीवी दोस्त यही चैनल के लिए। शिकायत करते थे उनके बारे में जब हाँ, वो वज़ीर थीं। लेकिन उसके बावजूद, उनकी ज़ीरो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के बावजूद उनको फिर सीनियर मिनिस्टर बना दिया। इट इज़ वेरी अनफेयर। भई आप पार्टीज़ में थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी तो रखें। ऐसा नहीं, आप जब आप ये ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपके वेल विशर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ, मैं इस बात में कोई बुराई फ़ील नहीं करता हूँ अवैस सलीम साहब के, अगर मैं या आप किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को सपोर्ट करते हैं, और आप इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है, इनका मैनिफेस्टो अच्छा है, इनकी ये चीज़ें अच्छी हैं, ये अगर मुझे इनको इसलिए सपोर्ट करना चाहिए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता हूँ। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मैं अगर किसी के मैनिफेस्टो को मुल्क की बेहतरी के लिए सपोर्ट करता हूँ, मुझे किसी का मैनिफेस्टो पसंद आता है, तो मैं इसको ये नहीं समझता हूँ कि मुझ पे कोई कोई लेबल लग जाएगा। हुँ। तो बहुत सारे लोग जब पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं, और पीटीआई को भी फॉर दैट मैटर, तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये आप जब अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ज़ीरो होने की वजह से आप नहीं, ये इलेक्शन से बात फारिग मैं हो गए, और आपकी पार्टी की हुँ, एग्जिस्टेंस हुँ। इन थ्रेट है, ऑन थ्रेट है। आप देखें, लेकिन आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई भी आपने मैकेनिज्म अप्लाई नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया, और नहीं, आप जिस ठीक खातून कह ने रहे हैं, बहुत आपको सारी हरवाया पूरा इलेक्शन, आपको हरवाया, फारिग करवाया, हुँ, आपने उसको फिर सीनियर वज़ीर बना दिया। तो ये आपके सपोर्टर्स की भी इंसल्ट है, आपके सपोर्टर्स भी इससे हवास बाख्ता होते हैं, जो मीडिया में हैं या अदरवाइज़ हैं, कि यार आप में तो बिल्कुल ही कोई मतलब कोई सोच समझ ही नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। बिल्कुल, ये इश्यूज़ ये इस तरह के हैं कि इनको पूरा अहाता करने के लिए एक नशिस्त बड़ी कम है, लेकिन आज की जो गुफ्तगू में से जो पॉइंट्स निकल के आए हैं, अगर मैं उनको रैप अप करूँ, तो मेरा ख़्याल है कि एक तो पार्टियों को ये समझना होगा कि वो मेरिट की बजाय अगर लॉयल्टी पर इन्हिसार करते रहेंगे सिर्फ़, तो फिर ज़ाहिर है उनकी पार्टी के भी यही हाल होगा। और दूसरा फ़ैसला जो उनको बड़ा करना है, वो ये है कि क्या उनको हुकूमत लेनी है सिर्फ़ हर हालत में, या उनको इख्तियार चाहिए? तो फिर उसके लिए उन्हें अपने असूलों पर खड़े रहना पड़ेगा, तभी जो है वो मामलात आगे चलेंगे और सिविलियन बालादस्ती का वो ख्वाब पूरा होगा। शाहिद साहब, आज की गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को इसमें से बहुत सारे इशारे मिले होंगे। ये गुफ्तगू हम अगली किसी नशस्त में जो है वो इसके मज़ीद पहलुओं पर भी बात करेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह किया करें। शाहिद साहब, आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।